A very good morning to all my dear students. Myself Preeti Arora, Assistant Professor in Commerce at Government College for Women, फरीदाबाद. स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में मैंने जो चैप्टर डिस्कस किया है उसका नाम है वेरियस थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट और वेरियस अप्रोचेस टू मैनेजमेंट. थ्योरीज और अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स जो हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उनका मैनेजमेंट के प्रति और उनका वर्कर्स के प्रति क्या व्यू है. We all know management is an art of getting work done through other, getting things done through others, getting work done with the help of people, right? तो मैनेजमेंट जो है सिंस एंशियंट टाइम किस तरह का एटीट्यूड रखते रहे हैं वर्कर्स के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति काम करने के लिए. ये सारे जो हमारे व्यूज़ हैं डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स के, उसे हमने थियोरीज के फ्रेमवर्क में जो है डेवलप किया है और उसे नाम दिया है अप्रोचेस टू मैनेजमेंट. जब हम अप्रोचेस टू मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं तो हमने इसे 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है: क्लासिकल थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट और नियो क्लासिकल थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड मॉडर्न थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट. इस वीडियो में मैं अभी क्लासिकल थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर रही हूँ. क्लासिकल थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट वो थियोरीज हैं जो कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट थिंकर्स के व्यूज़ हैं. इन्हें हम एम्पिरिकल थियोरीज और फंक्शनल थियोरीज और मैनेजमेंट प्रोसेस अप्रोच के नाम से भी जानते हैं. क्लासिकल थ्योरी हमारे ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स और मैनेजमेंट के प्रति ट्रेडिशनल थॉट्स को रिप्रेजेंट करती हैं. क्लासिकल राइटर्स में हमारे टेलर, फ्योल, वेबर, गुलिक, ओरविक, मूनी, रेले और अदर्स हैं. इन लोगों ने जो एम्फेसाइज़ किया है अपने थ्योरीज में, इन्होंने एम्फेसाइज़ किया है वर्क प्लानिंग को, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, फॉर्मल स्ट्रक्चर और अजम्पशन ऑफ रैशनल एंड लॉजिकल बिहेवियर को. दे डोंट गिव वेटेज टू इमोशनल सेंटिमेंट्स. इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल इज़ इग्नोर्ड, टोटली इग्नोर्ड इन ट्रेडिशनल थ्योरीज. क्लासिकल थ्योरीज में 3 व्यू पॉइंट्स हैं. टेलर्स का व्यू पॉइंट, सेकेंड है फ्यूल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, थर्ड है वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी. तो हैंस क्लासिकल अप्रोच इज बेस्ड ऑन 3 मेन पॉइंट्स. First is scientific management given by F.W. Taylor. Second is administrative management given by Henry Fayol. Third is bureaucratic theory given by Max Weber. अगर मैं फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हैज़ बीन गिवन बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर. फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो हैं, इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी अब हम पढ़ेंगे तो ये जो कहते हैं कि ओल्ड रूल ऑफ थंब, ट्रायल एंड एरर मेथड को हमें ऑर्गेनाइजेशन से निकालना पड़ेगा और उसकी जगह हमें साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है, साइंटिफिक तरीक़ों से काम करना पड़ेगा. हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से काम नहीं करना. एवरीथिंग मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड, एवरीथिंग मस्ट बी साइंटिफिक, एवरीथिंग मस्ट बी स्पेसिफिक. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमारे फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी हैं, इन्होंने कहा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में जिन पुराने तरीक़ों से काम हो रहा था उन सारे जो पुराने तरीके हैं उन्हें छोड़ना होगा और नए तरीक़ों को अपनाना होगा. उन्होंने कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन की बात की है. दे वांट अ कंप्लीट मेंटल चेंज ऑन द पार्ट ऑफ पीपल with regard to their duties toward their work, with regard to their duties to or behavior towards their fellow man and towards their employers. Okay, it involves equally complete mental change on the part of मैनेजमेंट फ्रंट ऑल्सो. एक्चुअली ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों को अपना जो मेंटल एटीट्यूड है, जो अपना थॉट है एक दूसरे के प्रति, वो उन्हें एक दूसरे के प्रति बिल्कुल ऑल टुगेदर बदलनी पड़ेगी. होता क्या था पुराने टाइम में, मैनेजमेंट जो है वो अपने आप को सुपीरियर और वर्कर्स को इन्फीरियर मानती थी और वो उनको काम करने की सिर्फ मशीनों की तरह ट्रीट करती थी. लेकिन अब इस
थ्योरी में उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट को वर्कर्स को इम्पॉर्टेंट समझना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझना पड़ेगा, और वर्कर्स भी थे वो अपने ऑनर्स को, अपने मैनेजमेंट को अपना एक्सप्लॉयटर की नज़र से देखते थे कि वो तो उन्हें सिर्फ एक्सप्लॉयट ही करते हैं। तो इस थ्योरी में उन्होंने कहा है मैनेजमेंट अपना वर्कर के प्रति एटीट्यूड, बिहेवियर, थॉट्स बदलेगी, और वर्कर्स जो हैं उन्हें मैनेजमेंट और ऑनर्स के प्रति अपने बिहेवियर, एटीट्यूड और थॉट्स को बदलना होगा। उन दोनों को समझना होगा कि दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर वो दोनों मिलकर टीम वर्क में काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। अगर वो एक दूसरे के प्रति शक का या ऐसा एटीट्यूड रखेंगे कि वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकते। जो उन्होंने जो अपनी बेसिक फ़िलॉसफी मैनेजमेंट की एक्सप्लेन की है इन टर्म्स में की है कि रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब मेथड्स विद साइंस, की पुराने तरीके जो हम अपना रहे हैं, ट्रायल एंड एरर काम करते हैं, गलती होती है उसे छोड़ते हैं, उससे सीखते हैं, फिर दोबारा थोड़ा इम्प्रूव्ड मेथड से काम करते हैं, फिर उसमें गलती होती है, उससे बेटर वर्जन आता है। इस तरीके से काम नहीं करना, हमें एक पहले साइंटिफिक मेथड काम करने का डेवलप करना है और फिर उस साइंटिफिक तरीके से काम करना है ताकि जो ट्रायल एंड एरर मेथड है ये रूल आउट हो जाए। दूसरा उन्होंने कहा साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, की वर्कर्स की आप साइंटिफिकली सेलेक्ट करो उन्हें। आपने ये नहीं कि किसी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे, किसी को वैसे ही आपने बिना उनका टेस्ट किए, इंटरव्यू लिए ऐसे ही उन्हें काम पे रख लिया, नहीं, आप उन्हें सेलेक्ट करते हुए ही एक क्राइटेरिया फिक्स रखो कि ये क्राइटेरिया जो लोग मीट आउट करेंगे हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे, फिर उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए काम के लिए, तब उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाया जाए। थर्ड इज़ कॉपरेशन ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट, की लेबर और मैनेजमेंट एक दूसरे की एनिमी बनकर ना रहे, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें। नेक्स्ट इज़ वर्किंग फॉर मैक्सिमम आउटपुट रादर देन रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, वो कहते थे हमें रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट पे काम नहीं करना, लिमिटेड आउटपुट के ऊपर काम नहीं करना, आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वहाँ तक आपको अपना आउटपुट देना है। आगे मोर इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स, वो कहते थे कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बांटेंगे मैनेजमेंट के बीच भी और वर्कर्स के बीच भी, इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इक्वालिटी की फीलिंग दोनों में लाएगी, दैट विल हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो उन्होंने जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में बता रही हूँ कि प्रिंसिपल्स क्या क्या फॉलो किए इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट इज साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, आप काम को डिज़ाइन कीजिए कि किस तरह से काम करना है। अभी अभी मैंने बताया एक साइंटिफिक तरीका डेवलप कीजिए, तो किन किन क्वेश्चंस को आंसर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं सेपरेट करिए अपनी प्लानिंग फंक्शन और जो डूइंग फंक्शन है, इन दोनों को अलग अलग कीजिए। प्लानिंग फंक्शन अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट को दीजिए, डूइंग फंक्शंस अलग लोगों को आप दीजिए। आप डिसाइड पहले से कीजिए कि हाउ द टास्क इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड, what is to be achieved, what is to be performed, what way it is to be achieved, who will perform it, what's the procedure of performing the task. It will provide the answers to all these questions. Second is functional foremanship. functional foremanship अभी अभी जैसे मैंने बताया कि प्लानिंग और डूइंग फंक्शंस को आपको अलग अलग करना है और आपको प्लानिंग और डूइंग फंक्शंस में आगे अपने हर वर्क का आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बांट लेना है। लाइक अगर एक पूरा काम है उसे डिफरेंट पार्ट्स में बांट लीजिए कि इसका ये पोर्शन ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, मतलब एक काम में 4 एक्टिविटीज़ निकाली, चारों के लिए आप अलग अलग स्पेशलिस्ट पर्सन से वो काम करवाएंगे, राइट। तो इसमें उन्होंने 8 क्लर्क्स अपॉइंट करवाए थे, 4 ऑपरेटिंग लेवल में और 4 प्लानिंग फंक्शन में। जो ये 8 क्लर्क्स हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क,
time and cost clerk, disciplinarian, speed boss, inspector, maintenance foreman and gang boss. थर्ड was जॉब एनालिसिस. इन्होंने कहा कि जॉब को एनालाइज कीजिए. होता क्या है, हम काम कर रहे हैं पर काम करने के तरीके के ऊपर हम लोग इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते. वी ऑल आर मोर इंटरेस्टेड इन कि वर्क शुड बी परफॉर्म्ड, ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव्ड, but how these objectives are going to be achieved, it is not focused. इसके ऊपर कोई गौर नहीं करता. तो वो कहते थे कि काम तो करना है पर हमें पहले काम करने के तरीके के ऊपर भी गौर करना है. हम इस तरीके से काम करें कि मिनिमम हमारा इनपुट लगे और मैक्सिमम आउटपुट लगे आए, मिनिमम वेस्टेज हो, मिनिमम एफर्ट से हम मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें. राइट. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स सेकंड अप्रोच, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, हु दैट इज़ गिवन बाय हेनरी फ्योल. हेनरी फ्योल ने ये दी है अप्रोच. अब इन्होंने क्या कहा है, हेनरी फ्योल जो है उन्होंने अपने अप्रोच को 3 पार्ट्स में बांटा है: मैनेजीरियल क्वालिटीज़ एंड ट्रेनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट. राइट. तो मैनेजीरियल क्वालिटीज़ एंड ट्रेनिंग में उन्होंने क्या कहा है, हेनरी फ्योल जो है इन्होंने, मैं 1 मिनट यहाँ पे बैक में जाके फ्योल और टेलर के बीच डिफरेंस भी डिस्कस करना चाहूँगी कि जो हेनरी फ्योल है, ही हैज़ बिन कॉल्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओ सॉरी, एफ.डब्ल्यू. टेलर है, ही हैज़ बिन कॉल्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हेनरी फ्योल हैज़ बिन कॉल्ड एज फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. राइट. तो इन्होंने, जो टेलर है, इन्होंने स्टार्टिंग में जब अपना काम किया लोअर लेवल से काम किया और धीरे धीरे ये टॉप लेवल पर आए. और हेनरी फ्योल है, उन्होंने टॉप लेवल पे ही काम किया है. राइट. तो उन्होंने अपना जो है मैनेजीरियल, जो मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, उनकी परेशानियों को समझा है, उनके सॉल्यूशंस देने की कोशिश की है अपनी थ्योरी में. और जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, क्योंकि उन्होंने लोअर लेवल से काम अपना स्टार्ट किया था, धीरे धीरे वो टॉप रैंक में पहुंचे थे, तो उन्होंने बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स होते हैं उनकी वीकनेस, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको जो परेशानियां डिफ़िकल्टीज आती थी काम करते हुए, उसे भी डिस्कस किया है और उनके सॉल्यूशन देने की भी कोशिश की है. अब हम शिफ्ट होते हैं दोबारा हेनरी फ्योल की थ्योरी के ऊपर. हेनरी फ्योल जी कहते हैं कि एक अच्छे मैनेजर के लिए उसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उन्हें बहुत अच्छी हमें ट्रेनिंग भी देनी चाहिए. क्वालिटीज़ किस तरह की? फिजिकल क्वालिटीज़, हेल्दी होना चाहिए, फिट होना चाहिए, मेंटल क्वालिटीज़ हैं. ही मस्ट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. ही मस्ट बी अ गुड जज. He must be having a good judgmental capacity, right? He must have the quality of adaptability. He must have some moral values like energy, fitness, initiative, loyalty, tact and dignity. He must be very well qualified and educated, right? He must have technical skills and experience. तो ये सब मैनेजर में होना चाहिए. उन्होंने मैनेजर्स की जो क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कराने के लिए मैनेजर्स में ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. उसके बाद उन्होंने जो मैनेजमेंट के हैं अपने 14 प्रिंसिपल्स भी बताए हैं कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने चाहिए. जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में उन्होंने बताया कि डिवीज़न ऑफ वर्क है, काम को आप अच्छे से पहले डिफरेंट पार्ट्स कीजिए और हर पार्ट जो है उस पर्सन से करवाइए जिसका उसमें स्पेशलाइजेशन है. फिर उन्होंने कहा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, यूनिटी ऑफ कमांड है कि एक वर्कर को एक ही बॉस मिले, एक ही बॉस के ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं. राइट. यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे एफर्ट्स एक ही और डायरेक्टेड होने चाहिए टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. इसी के साथ उन्होंने स्केलर का प्रिंसिपल दिया, उन्होंने डिसिप्लिन का प्रिंसिपल दिया, उन्होंने इक्वल रेमुनरेशन का प्रिंसिपल दिया. तो उन्होंने एक 14 प्रिंसिपल्स जो हम सभी स्टूडेंट्स ने 12th में डिस्कस किए हैं, आप यहाँ पे अगर एग्ज़ाम में आता है तो उनके नेम मेंशन कर सकते हैं. सो अभी मैं डिटेल्स ऑफ वो प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल में नहीं जा रही हूँ. इसके बाद इन्होंने जो थर्ड एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट अपनी थ्योरी में डिस्कस किए हैं कि मैनेजमेंट के क्या एलिमेंट्स हैं, वही उन्होंने फ्योल हैज़ रिगार्डेड द एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एज इट्स फंक्शंस. उन्होंने इसके फंक्शंस जो 5 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसे ही एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से अपनी थ्योरी में डाला है.
अब इसमें क्लासिकल में लास्ट हमारी थियोरी आती है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। दिस कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन गिवन बाय जर्मन सोशलिस्ट मैक्स वेबर। This particular form of organization is well known in government and military organization, right? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि ठीक है मैनेजमेंट हमारी जो है हेनरी फ्योल के बहुत सारे प्रिंसिपल्स को ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को ये सपोर्ट करते हैं, टेलर के प्रिंसिपल्स को भी सपोर्ट करते हैं, बट इन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी का जो नया कॉन्सेप्ट है वो अपनी थ्योरी में डाला है। ये कहते हैं ये इनफॉर्मल रिलेशंस को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल फॉर्मल रिलेशंस होने चाहिए और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारे रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मतलब everything that is being done in organization must be done with a rational, must be done with a logic। हमें हवा में तीर नहीं छोड़ने, हर डिसीजन लेते हुए रैशनैलिटी के हिसाब से हर डिसीजन लेना है, सोच समझ के हर डिसीजन लेना है। हर काम किया पर क्यों किया उसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, वो लॉजिक मस्ट बी है इनकी थ्योरी में। तो दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, इसके अप्रोच आने से ये लोग कहते हैं कि आप ब्यूरोक्रेट्स हो, राइट? तो आप ब्यूरोक्रेट्स डिसीजन लीजिए, इफेक्टिवली डिसीजन लीजिए, रैशनली लीजिए, लॉजिकली लीजिए। आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के बॉस और सबॉर्डिनेट के रिलेशंस में ये विश्वास करते हैं, ये इनफॉर्मल रिलेशंस को तवज्जो नहीं देते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो कि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को मानते हैं, उन्हें निम्नलिखित फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट, रैशनली एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि तर्क वितर्क के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेता है तो रैशनली एफिशिएंट होगा। रिड्यूसेस सब्जेक्टिव जजमेंट, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि इन्होंने हर डिसीजन लेने से पहले सोचना है, समझना है, तर्क वितर्क है, हर काम के पीछे क्यों पहले ये आंसर करते हैं। तो इनके पास जो सब्जेक्टिव जजमेंट है कि मेरा मन किया तो मैंने ये डिसीज़न लिया, ये बात तो इनके अप्रोच में रहती ही नहीं है। मेरा मन नहीं, आपका मन नहीं, आपकी नॉलेज नहीं, आपकी एक्सपीरियंस नहीं, ये सब इसमें टोटली अवॉइड किया जाता है। टोटल फैक्ट को बेसिस पे डिसीज़न लिया जाता है, तो सब्जेक्टिव जजमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। स्पेशलाइजेशन, हर पर्सन अपना वही काम परफॉर्म करता है जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन होता है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, बिकॉज दीज आर वेरी लॉजिकल डिसीजंस। कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शंस, मेरी नहीं मानेंगे, आपकी नहीं मानेंगे, सेट साइंटिफिक रूल्स को, सेट मैथमेटिकल फॉर्मूलेस को मान के डिसीजन लेंगे तो वो कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन तो ऑटोमेटिकली आएगी ही आएगी। नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ टास्क अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेंसी अलोंग, वहीं हेनरी फ्योल को सपोर्ट करते हुए कि हर पर्सन को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उसकी कॉम्पिटेंसी, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम दीजिए। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। बॉस इज़ बॉस एंड subordinates will have to be yes boss टाइप। ओके, अब ये अप्रोच जो है, ये अप्रोच क्योंकि इनफॉर्मल रिलेशंस को सपोर्ट नहीं करता, तो वर्कर्स और मैनेजमेंट जो है एक तरह के मैकेनिकल बन जाते हैं, उनके रिलेशंस मैकेनिकल बन जाते हैं और हर चीज़ हम बोलते हैं रैशनैलिटी रैशनैलिटी, कुछ जगह पे रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट हमें रेस्ट्रिक्ट भी कर देता है, तो वहाँ पे हम उतने अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। कई बार रैशनल टी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर हम नीचे करें और अपनी सोच समझ को यूज़ ज़्यादा करें तो कई बार एक्सपीरियंस ऑल्सो स्पीक्स वेरी मच लाउड। ओके, तो बट वो यहाँ पे हम नहीं करते हैं। जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है वो रेड टैपिज्म को, इनऑर्डिनेट डिले इन डिसीजन मेकिंग को और लैक ऑफ इनिशिएटिव, पॉजिटिव मोटिवेशन को भी एनकरेज नहीं करता, एनकरेज करता है, क्योंकि बॉस को आपको यस बॉस बनना है, राइट, और बॉस के ही ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन आपको बिना इफ बट लगाए फॉलो करने हैं। तो आपको इनिशिएटिव तो आपका वहाँ पे यूज़
कोई भी वर्कर इनिशिएटिव ले ही नहीं सकता। इनिशिएटिव माने पहल करना, तो पहल करने का तो कोई यहाँ पे स्कोप होता ही नहीं है, कोई पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं है। यू विल हैव टू बी येस बॉस ऑफ योर बॉस, आपको सिर्फ ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना है। तो अगर अब हम तीनों थ्योरीज़ की बात करें तो ये तीनों थ्योरीज़ जो हमारी हैं ट्रेडिशनल थ्योरीज़ हैं, और ये ट्रेडिशनल व्यूज़ हमारे जो मैनेजमेंट के हैं और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वर्कर्स के प्रति, ये वो हैं। अब अगली मैं थ्योरी में जो डिस्कस करूँगी दैट विल बी अबाउट नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरी। सो दिस इज़ ऑल फॉर माय फर्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।